नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल दार्शनिक पाठशाला में। इसमें हम सभी राजनीति शास्त्र के बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए वीडियो को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पिछले 2 वीडियो इस पर प्रस्तुत किए जा चुके हैं और आशा है कि इस वीडियो से बिहार बोर्ड के उसके साथ अन्य बोर्ड के भी 12वीं के छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 12वें वर्ग में 2 विषय है, 2 किताबों को पढ़ना है। समकालीन भारतीय राजनीति, समकालीन विश्व राजनीति। तो समकालीन विश्व राजनीति में जो पहला अध्याय है, शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध की पृष्ठभूमि, शीत युद्ध क्या था, इन बातों की विवेचना हम लोग पिछले जो 2 वीडियो हुए थे उसमें हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा अध्याय के बारे में, 2 ध्रुवीय व्यवस्था का जो निर्माण होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। शीत युद्ध सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ था, जो प्रत्यक्ष तौर पर युद्ध न होकर प्रतिद्वंद्विता की स्थिति थी, मनमुटाव की स्थिति थी। और उस मनमुटाव और प्रतिद्वंद्विता की स्थिति में हम देखते हैं कि विश्व जो है 2 गुटों में स्पष्ट रूप से विभाजित हो गया था। एक गुट का अगुवा सोवियत संघ था, दूसरे गुट का अगुवा संयुक्त राज्य अमेरिका था। संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवाद एवं उदारवाद का समर्थक था, सोवियत संघ साम्यवाद का समर्थक था। और इन विरोधी विचारधाराओं में टकराव होना तो स्वाभाविक था, क्योंकि दुनिया में दो ये महाशक्तिशाली राष्ट्र थे। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं ने अन्य साम्राज्यवादी राष्ट्रों को बहुत पीछे ढकेल दिया था, उनकी शक्ति कमजोर हो गई थी। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक राजनीतिक मंच पर इन 2 महाशक्तियों का उदय हुआ और ये 2 महाशक्तियां विश्व की अन्य हिस्सों के घटनाओं को भी अपने अपने तरीके से प्रभावित करती रही। और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय और विश्व हितकारी संस्था पर भी इन 2 महाशक्तियों का प्रभाव रहा। ऐसी स्थिति में 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थिति बनती है। अब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अनेक देश, अनेक एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश साम्राज्यवादी देशों के चंगुल से आजाद हुए थे और ऐसे समय में उनके सामने अपने राष्ट्र का नए ढंग से निर्माण करने की चुनौती थी। लेकिन इस निर्माण की चुनौती के ही दौर में इन लोगों को दोनों गुटों ने अपनी अपनी ओर आने का मौका दिया। सोवियत संघ चाहता था कि ये देश मेरे गुट में शामिल हो जाए, संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता था कि ये देश मेरे गुट में शामिल हो जाए। और इस गुट से में शामिल होने पर दूसरे राष्ट्रों द्वारा अगर उस गुट के किसी देश पर हमला किया जाएगा तो पूरा गुट के देश उस हमले का जवाब देंगे। तो इसलिए उन देशों का शक्तिशाली जो अन्यायी देश है, आक्रमणकारी देश है, उससे बचने के लिए ये उपाय था। लेकिन समस्या ये थी, एक और तो ये उपनिवेशवादी ताकतों से हाल ही में आजाद हुए थे और फिर अगर किसी गुट में शामिल हो जाते तो किसी एक गुट के अधीन इनको कार्य करना पड़ता। तो ऐसे समय में कुछ राष्ट्रों ने तो इस गुट में शामिल हो गए और इसी क्रम में यूरोप का 2 भागों में विभाजन कर लिया गया, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। पूर्वी यूरोप का के राष्ट्र सोवियत संघ के गुट में शामिल हुए और पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट में शामिल हुए। इसी क्रम में
कुछ राष्ट्रों का विभाजन भी हुआ, जैसे कोरिया का, उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया, वियतनाम का उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में, और जर्मनी का पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी में विभाजन हुआ था। तो इस तरह से हम देखते हैं, पाते हैं कि स्पष्ट रूप से दो ध्रुवीय व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और इन देशों में बराबर टकराव चलता था। जैसे कि शीत युद्ध वाले दौर के अध्याय में हमने देखा क्यूबा का मिसाइल संकट आया था, बाद में मध्यस्थता से टला। अब प्रश्न ही कि क्या इस दो ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती दी जा सकती थी। ये दो ध्रुवीय व्यवस्था वैश्विक शांति के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी, क्योंकि कभी भी लगता था कि फिर से विश्व युद्ध की स्थिति होकर रहेगी और जान माल का नुकसान होगा, और भयंकर, उस समय से भयंकर कई गुना क्षमता के परमाणु अस्त्रों का निर्माण भी हो चुका है। तो ऐसे समय में दो ध्रुवीय व्यवस्था के दौर में विश्व जो है अशांति एवं आशंका के दौर में से जूझ रही थी, गुजर रही थी। और ऐसे ही समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आरंभ हुआ। विश्व के 5 राष्ट्रों ने, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल गमान नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति सर जॉर्ज मार्शल टीटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो, घाना के राष्ट्रपति एना क्रुमा और हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन 5 राष्ट्र अध्यक्षों ने गुट निरपेक्षता के आंदोलन की बात की और इसके तहत ये बात रखी गई कि हम न तो संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट में शामिल होंगे और न ही सोवियत संघ के गुट में शामिल होंगे। हम दोनों गुटों से स्वतंत्र रहेंगे, दोनों गुटों से निरपेक्ष रहेंगे और दोनों गुटों से निरपेक्ष रहकर ही हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। जब भारत में स्वतंत्र भारत की सरकार की स्थापना हुई थी तो साम्यवादी विचारधारा के दलों का मानना था कि भारत को सोवियत संघ के गुट से जुड़ जाना चाहिए था, और दक्षिणपंथी जो पार्टियां थी, भारतीय जनसंघ, स्वराज पार्टी, इन लोगों का मानना था कि भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट से जुड़ जाना चाहिए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में पंडित नेहरू ने दोनों से निरपेक्ष रहने की बात की और धीरे धीरे ये 5 राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक राष्ट्र कहलाए और बाद में अन्य राष्ट्र भी इसमें शामिल हो गए और बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का पहला सम्मेलन हुआ जिसमें 51 राष्ट्र सम्मिलित हुए थे। अब हम देखते हैं कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने गुट निरपेक्ष तो रहा ही, साथ में दो ध्रुवीय व्यवस्था के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो टकराव की स्थिति थी, इसमें उन लोगों ने मध्यस्थता भी किया और कई बार 1967 के आसपास भारत खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। इस खाद्यान्न संकट के दौर में भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से गेहूं का निर्यात करना पड़ा और इसमें दबाव आया कि वो उसके गुट में शामिल हो जाए, लेकिन इस दबाव का दरकिनार करके भारत गुट निरपेक्ष रहा। फिर श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में सोवियत संघ से हमारा घनिष्ठ संबंध रहा और सोवियत संघ के ही सैन्य रक्षा सहायता से 1971 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ उसमें एक नवोदित राष्ट्र
बांग्लादेश का उदय हुआ। तो इसके चलते बहुत पर्यवेक्षकों ने भारतीय गुटनिरपेक्षता की आलोचना की, परंतु सोवियत संघ से घनिष्ठ मित्रता का ये अर्थ नहीं था कि भारत सोवियत संघ के गुट में शामिल हुआ। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को बरकरार रखा था, लेकिन भारत की कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां और हालात थे कि समय समय पर खाद्यान्न संकट के वक्त संयुक्त राज्य अमेरिका से गेहूं का निर्यात करना पड़ा, और आगे चलकर भारत पाकिस्तान युद्ध के समय सोवियत संघ से भी घनिष्ठ मित्रता करनी पड़ी। इसे हम गुटनिरपेक्षता की नीति का उल्लंघन नहीं मानेंगे। तटस्थ रहते हुए भारत ने इन चीजों को किया। इस तरह से दो ध्रुवीय व्यवस्था में भारत का ये भूमिका है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि 60 के दशक में शीत युद्ध में जो तनाव शिथिल का दौर आता है, दोनों राष्ट्रों के बीच एक मधुर संबंध की शुरुआत होती है। तो लगता है कि विश्व शांति के संबंध में जो आशंकाएं और चिंताएं थी वो दूर हो रही है। लेकिन 10-12 साल के में ही फिर से इन राष्ट्र अध्यक्षों के हठ धार्मिकता के चलते तनाव शिथिल या दितांत का दौर समाप्त हो जाता है, और फिर से दो ध्रुवीय व्यवस्था की जो उत्पन्न वैश्विक शांति की आशंका से जुड़ी हुई चुनौतियां एवं समस्याएं थी, उभर कर सामने आने लगती है। फिर हम देखते हैं कि 1980 के दशक में आते आते वैश्विक मंच पर कुछ ऐसी परिदृश्य उभर कर आते हैं कि सोवियत संघ का 15 भागों में 15 गणराज्यों को मिलाकर जिस सोवियत संघ का गठन हुआ था, विघटन हो जाता है। और ये विघटन होता है 1991 में। तो 1991 में दो ध्रुवीय व्यवस्था का अंत हो जाता है, और इसमें सोवियत संघ में के गणराज्य स्वतंत्र हो जाते हैं। रूस सबसे बड़ा गणराज्य होता है, और उसमें शोक थेरेपी को अपनाया जाता है। उस दौरान लोगों में, गणराज्यों में स्वतंत्रता की भावना, राष्ट्रवादी भावनाएं उभार मारने लगती है, और सोवियत संघ में गोर्बाचेव को राष्ट्रपति बनाया जाता है। और गोर्बाचेव ने कुछ उदार एवं लचीले रवैयों को अपनाना शुरू किया, जिसके चलते सोवियत संघ का विघटन और पतन हो जाता है। अब सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी बहुत आदर्श व्यवस्था थी, प्रगति और विकास की ओर अग्रसर थी। ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। तो सोवियत संघ के विघटन से जुड़ी हुई बातों को हम लोग अगले वीडियो में उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज के लिए मैं यहीं रहने देता हूँ मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, और आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।